माई स्टेटमेंट वॉज दैट, तो फैन बंद कर दीजिए, बहुत शोर है उसका, तो पीछे वाला काम तो है नहीं उसका, वो बैक साइड से होगा। व्हाट वाज माय स्टेटमेंट? मैंने कहा था कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या वो, मैंने कहा अमाइनो एसिड में होता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर होता है, कुछ कह रहे हैं नहीं होता। अब इस चीज़ को जरा समझ लीजिए बेटा, अगर मैं उर्दू में बात करता हूँ, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड में होता है, अब उर्दू में ये बात ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड में होते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जाएंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे लफ्ज जो है आपको एक प्रेपोजिशन यूज करना होता है, तो प्रेपोजिशन कौन सा होता है बेटा? बिटवीन का। देखिए अगर आप सिंपल ये कहते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन इन है, लेकिन बेटा अमाइनो एसिड में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो बेटा मान लीजिए एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान का जो बॉन्ड होगा ना उसको क्या नाम देंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड के दरमियान के बॉन्ड को क्या नाम देंगे? तो बेटा दो चीज़ों की जब भी हम बात करेंगे, दो चीज़ों की बात करने के लिए आप प्रेपोजिशन कौन सा यूज कर लेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। और अगर दो से ज्यादा की बात करनी हो तो कौन सा फिर आप यूज करेंगे? अमंग। कौन सा यूज करेंगे? अमंग। यानी कि दो के लिए बिटवीन और 2+ के लिए अमंग इस्तेमाल करेंगे। एक और भी प्रेपोजिशन रहता है बेटा, उसको कहते हैं एमिडेस। क्या बोलेंगे? एमिडेस। एमिडेस इसलिए होता है बेटा, ये भी दरमियान के लिए होता है, लेकिन ये और चीज़ के लिए, जैसा कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं रोड एक्सीडेंट के दरमियान में था, रोड एक्सीडेंट के दरमियान में होने की वजह से मैं कॉलेज आने में लेट हो गया। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं लिख सकता बिटवीन द रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट के दरमियान में था। अब बिटवीन मैंने कहा कि हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब दो चीज़ें हो रही हो। अब वहाँ पे दो एक्सीडेंट थोड़ी हुए थे, एक एक्सीडेंट उधर हुआ पड़ा है, उधर हुआ पड़ा है, मैं यहाँ पे तो दरमियान में, इसका मतलब तो ये बन गया है ना। अगर मैं लिखता अमंग द एक्सीडेंट फिर क्या होता? फिर तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए होते, लेकिन मैंने कहा कि एक्सीडेंट जो हुआ था मैं उसी कश्मकश में था वहाँ पे रोड पे, मैं वहाँ पे लफ्ज़ जो मेंटल स्टेट से रेलिवेंट बात होगी ना, तो आप किसी की चीज़ के दरमियान में स्टक हो जाएंगे, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? एमिडेस। इज इट क्लियर? और प्रेपोजिशन इन भी साथ में देख लीजिए बेटा, हम इन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि जो इन होता है ना वो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो कवर हो। जैसा कि मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, वाई आई एम यूजिंग द प्रेपोजिशन इन। इन इस्तेमाल होता है जब आपको चारों तरफ से किसी चीज़ ने घेरा हुआ हो। अब आप क्लास में हैं तो क्लास में आपको घेरा हुआ है कि नहीं? घेरा हुआ है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? और फिर इनटू होता है अंदर के लिए ही, लेकिन जब कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसके लिए इन इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा? इनटू। इज इट क्लियर? ओके, तो होपफुली ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, और साथ में ये जो रेलिवेंट स्ट्रक्चर से ये क्या आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। वेल लेक्चर कुछ याद है? आपकी बात है? चलिए हम एडिट कर लेंगे वैसे, जिसमें हम इसका ओके हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेसिकली? देखें हमारे पास है एक बीकर, पहले जनरल कंसेप्ट समझ लेते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर। मान लीजिए इस बीकर के अंदर मेरे पास पानी है 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी है। अब आपको पता है कि 1 ग्राम पानी जो है वो जाहिर सी बात है किस स्टेट के अंदर होगा? लिक्विड के अंदर। अब अगर मैं इस 1 ग्राम पानी जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है इसको वेपर में चेंज करना चाहूँ, इसको किसमें चेंज करना चाहूँ? वेपर में चेंज करना चाहूँ, तो वेपर में चेंज करने के लिए मुझे जितनी हीट देना पड़ेगी उस हीट को हम क्या नाम देंगे? हीट ऑफ। तो बेटा दोबारा से सुनिए, मैंने कहा था द अमाउंट ऑफ हीट या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 gram of water into its vapors. 1 gram of water into its vapor is known as heat of vaporization. Is it clear? दोबारा से रिपीट करता हूँ, amount of heat that is required. चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहली चीज मैं लिखता हूँ यहाँ पर amount
amount of heat that is required to change या to change 1 gram of water into its vapors, उसको बेटा हम क्या नाम देंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का अब नाम देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम अगली बात करते हैं। देखिए बेटा पानी जो है हमारी बॉडी में 70% क्यों दिया गया है, अल्लाह पाक ने 70% क्यों रखा, या आपकी नोज यहाँ पे क्यों लगाई अल्लाह पाक ने, सुनिए गौर से। आपकी जो नोज है हंस रही है आपकी नोज आपके माउथ से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, बिल्कुल मुंह के बिल्कुल ऊपर रखी गई है, ताकि अगर 2 हफ्ते आप लोग ब्रश ना करें तो यहाँ से स्मेल निकल के आपके नाक पर जाएगी, कुछ किया है आपने, कुछ मिसिंग कर रहे हैं आप, समझ में आई बात, इसलिए यहाँ पे लगाई गई है। हाँ जी, इसी तरह से पानी हमारी बॉडी में कितने परसेंट है, 70%। व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज दैट कि बेटा हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है अपनी बॉडी का, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि जैसे ही हमें ये पसीना आएगा स्वेटिंग होगी, जो कि स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे, वो स्वेटिंग जब हवा की वजह से वो वेपर में चेंज होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होता है, वाटर। तो इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर रखा है, ताकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इज इट क्लियर? तो चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ जो है ये अप्लाई की जाती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी समझा देता हूँ, वो क्या है, अगर हम इस दुनिया के ऊपर इस दुनिया की बात करें, सही है, अर्थ की बात करें, तो ज़मीन के ऊपर अगर कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज़्यादा है, तो बेटा वो पानी ही है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर 4200 किलो जूल पर केल्विन इनवर्स 1 है ना, पढ़ के आए हैं ना। तो बेटा पानी की जो हीट कैपेसिटी कह लीजिए बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए गर्म होने के लिए, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अब वो फ़ायदा क्या होता है उसको ज़रा समझ लीजिए। देखिए पहली बात, अगर मैं कहूँ तो गाड़ियों में जो इंजन है, जो कार के इंजन होते हैं, गाड़ियों के जो इंजन हैं, आपको पता है गाड़ियों के इंजन में पानी क्यों डाला जाता है? गाड़ियों के इंजन में पानी डालने की जो बुनियादी कारण होता है वो यही रहता है कि भाई जो कार का इंजन है वो गर्म होने के बाद खराब ना हो, जल ना जाए, इसलिए उसमें पानी डालना जरूरी होता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आपने कभी सोचे कि दुनिया के बड़े डेजर्ट में से एक डेजर्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सहारा डेजर्ट, जो कि तकरीबन फैला हुआ है 5+ कंट्रीज में, 5 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है वो सहारा डेजर्ट जो है, ठीक है। अब ये सहारा डेजर्ट जो है, नाम सुना ना इसका? नहीं सुना? चले यहाँ सुन लिए। तो सहारा डेजर्ट जो है ना बेटा, अब इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर दिन के वक्त बहुत ज़्यादा और रात को इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि समटाइम यहाँ पर बर्फबारी भी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि रेगिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, और वो क्या होता है बेटा? पानी। तो पानी अगर रेगिस्तान में पाया जाएगा, पानी जो होता है वो बाकी तमाम इन्वायरमेंट की निस्बत गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। इसी वजह से बेटा जो रेगिस्तान है उसका टेम्परेचर दिन में ज़्यादा इसलिए होता है कि अगर रेगिस्तान के अंदर पानी पाया जाएगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जो होगा वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा और टेम्परेचर फिर इन्वायरमेंट का नहीं बढ़ेगा। और रात के वक्त इन्वायरमेंट ठंडा भी नहीं होगा, तो रात को वक्त पानी को ठंडा होने के लिए टाइम भी कितना चाहिए होगा? ज़्यादा चाहिए होगा। इसी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है बेटा, जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर जितना ज़्यादा पानी होता है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उतना ही नॉर्मल रहता है, ना इतना ज़्यादा ठंडा ना इतना ज़्यादा गर्म। इसी वजह से जो कराची वाली साइड है बेटा, वहाँ पर भी पानी जो होता है बेटा वो उसी के कारण वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो इसी तरह से फ्लक्चुएट करता है।
अब तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट वन वो ये है कि देखिए मान लीजिए बेटा अब आप लोग इधर देखेंगे सर, और ये छोड़ दीजिए अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। मान लीजिए मेरे पास है इसके अंदर 1000 ml वाटर, 1000 ml वाटर है मेरे पास, इज इट क्लियर। अब इसका जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री। अब जब 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 1000 ml का, तो बेटा मान लेते हैं कि 2 ml जो है पानी वो किसमें चेंज हो गया, वाटर के अंदर चेंज हो गया, सॉरी वेपर में चेंज हो गया। अब 2 ml जब वेपर में चेंज हो जाएगा पीछे कितना बचेगा, 998 ml वाटर। तो बेटा जब 1000 ml वाटर में से 2 ml वाटर वेपर में चेंज हो जाए तो जो रिमेनिंग वाटर होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? दोबारा से सुनिए, अगर हमारे पास 1000 ml वाटर है, उस 1000 ml वाटर में से अगर सिर्फ 2 ml वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो जो रिमेनिंग वाटर होगा उस रिमेनिंग वाटर का टेम्परेचर अगर पहले 16 दर्जे था अब वो कितना हो जाएगा, 15 दर्जे हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको ये कहना चाहूँ तो आपने कहना है कि भाई 2 ml वाटर जो है उसके जाने से टेम्परेचर जो है उसके ऊपर कितना फर्क आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा। इज इट क्लियर? ओके जी, अब हम जरा बातचीत कर लेते हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट। मान लीजिए हमारे पास है एक खिलाड़ी, वो रेसलिंग कर रहा है, उसका नाम क्या है, वन ऑफ द फेमस चैंप जॉन सीना, नाम सुना है? राइट। जॉन सीना जो है वो रिंग के अंदर फाइट कर रहा है। अब जॉन सीना का जो जब वो लड़ रहा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ ज्यूम कर लीजिए कि कितना है जी, 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस है उसके बॉडी का टेम्परेचर। अब बेटा उसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो पसीना आने के कारण उसकी बॉडी का जो 6 ml जो है, 6 ml जो पानी है वो किसमें चेंज हो गया, वेपर के अंदर। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना फॉल करेगा कि राइज करेगा, कितना करेगा और टेम्परेचर कितना होगा उसकी बॉडी में। अरे तो उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर 2 ml वेपर में जाएगा तो 1 डिग्री आएगा, 6 ml वेपर में जा रहा है तो 3 आ जाएगा, और जाने से बाद अगर 3 को हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट माँ के पूछ लेता है थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है कि भाई जो मेरे पास पानी है वो मेरे पास 1500 है, 1500 ml है, 1500 ml में से पानी जो है बेटा मेरे पास वो तकरीबन 3 ml पानी जो है वो वेपर में चेंज हो गया। अब मुझे बताइए टेम्परेचर कितना फॉल करेगा, 3 ml वेपर में चेंज हो गया तो कितना फॉल करेगा, 1.5 नहीं, 1 ही करेगा, 1.5 नहीं करेगा। देखिए जरा गौर से, मैंने कहा कि जब 1000 की बात करेंगे तो 1000 में से इधर देखो कैलकुलेशन, 1000 की जब हम बात करेंगे तो 1000 में से कितना जाएगा, 2 ml है ना। तो फिर अगर हम 500 की बात करेंगे तो 500 में से कितना जाना चाहिए, 1 ml है ना। अब टोटल उसने कितना हमें दिया, 1500। तो बेटा 1500 की जब हम बात करें तो कितने ml की बात हो रही है, 3 ml की बेटा बात की जा रही है। तो इस तरह से आपने चीज़ याद रखें कि यहाँ पे 3 ml जाएगा। इज इट क्लियर? बेटा ये वाला क्वेश्चन जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि इससे रेलिवेंट और मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ जाएंगे, लेकिन बेसिक लॉजिक समझाना हमारा मकसद और मकसूद है, तो वो मैंने आपको इस क्वेश्चन से और इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। समझ आ गया सबको? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को बेटा? नहीं है? ओके, अब बेटा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट का फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे बुक के अंदर लिखा गया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन बुक ओपन करिए, वहाँ पे लिखा गया 574 किलो कैलोरीज वगैरह आपको वहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा। ये हमारा जो एनुअल एग्जाम है, जो बोर्ड में जिसको आप कह लें, तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेटा इसको एज MCQ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें जरा गौर से, हरिए चीज़ नोट करिए, वो चीज़ उसने क्या लिखी है, उसने लिखा है बेटा 574, आगे उसने लिखा है किलो कैलोरीज पर किलोग्राम की बात की गई है, किलो कैलोरीज पर किलोग्राम की बात की गई है। इस बात का मतलब समझ में आया? नहीं समझ आया? इस बात का मतलब ये है
कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है बीकर, इधर ही मान लीजिए। अब इस बीकर के अंदर हमारे पास अगर कोई 1 किलो वाटर है, 1 किलो वाटर है, 1 किलो पानी है। अब 1 किलो पानी है, अब इस 1 किलो पानी को इसके वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट देना पड़ेगी, बेटा वो हीट कितनी होगी? 574 किलो कैलोरी। समझ में आ गई बात? 1 किलो पानी को उसके वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट देना पड़ेगी उस हीट को क्या नाम देंगे? कितनी होगी वो? 574 किलो कैलोरी। लेकिन अगर बेटा मैं 1 किलो की जगह 1 ग्राम की बात करूँ, 1 ग्राम की बात करूँ, तो 1 ग्राम को चेंज करने के लिए कितनी चाहिए होगी? 1 ग्राम को चेंज करने के लिए कितनी चाहिए? 574 कैलोरी। समझ में आ गई बात? ये देखिए यहाँ पर किलो किलो से क्या हो जाता है? सिंपल कैंसर। अब मैं करके दिखा देता हूँ। 574 किलो कैलोरीज को, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना? ऐसे लिखेंगे ना। इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर मुझे सिर्फ 1 ग्राम के लिए लेना तो कैलोरी से ये कट हो जाएगा, किलो किलो से कट हो जाएगा, पीछे कितना बच गया? कैलोरीज। तो 1 के लिए कितनी कैलोरीज लगेगी? 1 ग्राम के लिए 574 कैलोरीज। इसी तरह से अगर हम मूव करते हैं फर्दर तो आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते चलिए। तो आपको ये चीज़ इस तरह से याद रखनी है कि इस बात का बुनियादी मतलब क्या बनता है हमारे। इस क्लियर? हमारी बुक के अंदर एक आखिरी पॉइंट है और वो आखिरी पॉइंट ये कहता है कि पानी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट जी? हाँ जी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। चलिए बेटा पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन के बारे में ऐसे बात करनी है, पानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करता है उसको अंडरस्टैंड करिए। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर पढ़ा था लंग्स के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? वहाँ पर आपने पढ़ा था प्लूरियल मेम्ब्रेन एंड प्लूरियल फ्लूइड। पढ़ के आए? तो बेटा वो जो प्लूरियल फ्लूइड होता है, प्लूरियल जो फ्लूइड आप लोग पढ़ के आए हैं लंग्स के केस में, लंग्स के जरिए, वो असल में पानी ही होता है। और वो पानी किस चीज़ का काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, अब्रेसिव डैमेज से। इसी तरह से आप लोग बेटा पढ़ते हैं हार्ट्स के बारे में, हार्ट दिल। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक फ्लूइड होता है, याद आ रहा है? अरे मेम्ब्रेन्स होती हैं, पेरिकार्डियल, कार्डियल, हरियम हाँ से बोल रहे हो। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है बेटा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हार्ट के लिए, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नंबर थर्ड, अगर हम एक बेबी की बात करते हैं, बच्चा, तो बच्चा जो होता है वो मदर के बॉडी में एमनियोटिक सैक में होता है। किसमें होता है? एमनियोटिक सैक में। एमनियोटिक सैक के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको नाम देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम देंगे? एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। बेटा यहाँ पे देख लीजिए लंग्स के पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड। जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन तमाम ये जो फ्लूइड होते हैं, ये तमाम फ्लूइड बेसिकली किसकी फॉर्म होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म वाटर की। तो बेसिकली ये आपके जो ऑर्गन्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने का भी जिला इन्हीं के सपोर्ट रहता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। बेटा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में बात कर लीजिए। तो देखें इधर, पहली बात ये है कि आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को उसके आयनिक स्टेट में या आयंस में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन। अब जब हम पानी को आयोनाइज करेंगे तो पानी को आयोनाइज करने का मतलब क्या होगा कि पानी जो होगा बेटा वो अपनी आयनिक स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। एक चीज़ याद रखेंगे, हमारे पास जो न्यूट्रल वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर, पहली बात क्या उसका कोई टेस्ट होता है? नहीं होता। नहीं, उसका टेस्ट बेटा होता है, न्यूट्रल वाटर का टेस्ट होता है। लेकिन याद रखिएगा हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते। जो मंकी होते हैं ना, एप्स होते हैं, वो न्यूट्रल पानी का टेस्ट कर सकते हैं,
हम लोग टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेटा हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद नहीं है जो न्यूट्रल वाटर के बारे में बता सके। समझा के ना बात? तो इसलिए आपने ये चीज़ याद रखें कि इसका टेस्ट हम नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि जो न्यूट्रल वाटर होता है उस न्यूट्रल वाटर के अंदर उस न्यूट्रल वाटर की जो pH होती है ना बेटा वो कितनी होती है? 7 का मतलब उसमें जितने हाइड्रोजन के आयंस होंगे उतने ही उसमें कौन से आयंस होंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस भी होंगे। जितने हाइड्रोजन के आयंस हैं उतने ही उसमें कितने आयंस होंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस भी होंगे। अब फिर आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर बेटा pH की जो वैल्यू है वो 7 से कम की तरफ मूव कर गई, 7 से कम की तरफ मूव करके गई, आपने कहना है कि जो मीडियम होगा वो कौन सा बनता चला जाएगा? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम बनता तो जाएगा लेकिन आयंस कौन से ज्यादा होते जाएंगे? हाइड्रोजन के हाइड्रोक्सिल। आपने कहना है हाइड्रोजन आयंस। कौन से? हाइड्रोजन आयंस। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम देखें ना, हम लोग कहते हैं कि pH की वैल्यू होती है, चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ाया था pH, इट इज अ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना। इसी तरह से अगर 7 से ज्यादा की तरफ मूव करते हैं तो मीडियम कौन सा बन जाएगा बेटा? बेसिक। और इसमें कौन से आयंस बढ़ते चले जाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस जो है बेटा वो अमाउंट के अंदर ज्यादा होते जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ से बस आपने यही पॉइंट याद रखना है कि पानी जो होता है ये आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। और बेटा ये क्यों जरूरी है? बेसिकली तो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पानी की आयनाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर 90% क्या पाया जाता है? वाटर। साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 90% क्या होता है? पानी। और साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको क्या नाम देंगे? साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको बेटा क्या नाम देंगे? साइटोसोल का नाम देंगे। उसमें 90% पानी होगा। वहाँ पर बेटा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को अगर परफॉर्म करना है उसके लिए पानी को आयोनाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से बेटा पानी की आयोनाइजेशन ज़रूरी रहती है। इज इट क्लियर? अब बेटा एक और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि शायद आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो बताते हैं, वो फैक्टर नोट की बुक में मिलेगी आपको। दैट इज वो हम बताएंगे बेटा आपको कोहेजन एंड एडिशन प्रॉपर्टी। कोहेजन एंड एडिशन। अब बेटा कोहेजन और एडिशन क्या होता है? कोहेजन और एडिशन सुन लीजिए। मान लें कि ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये मेरे पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी H2O है, ये भी H2O है। अब पानी के दो मॉलिक्यूल जो हैं जब वो आपस में अटैच होंगे, पानी के दो मॉलिक्यूल बेटा आपस में जो अटैच होंगे उनकी आपस में अटैचमेंट को क्या नाम देंगे? कोहेजन। क्या नाम देंगे? कोहेजन। और पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच तो क्या नाम देंगे? कोहेजन। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जब जाइलम की दीवार में, मान लीजिए आपको पता है कि जाइलम जो होता है वो पानी को लेके जाता है कहाँ से कहाँ? रूट से शूट्स की जाने। तो पानी को रूट से शूट की जाने ट्रांसफर करने के लिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कशिश होती है किसके साथ? जाइलम की दीवारों के साथ। और जाइलम की दीवारों के साथ उनकी जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देंगे एडिशन। क्या नाम देंगे? एडिशन। तो एडिशन जो होता है वो बेसिकली, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक फ्रेम में आ रहा है? ओके ठीक है, यहाँ तक। तो कोहेजन क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच तो कोहेजन है, लेकिन जब जाइलम की दीवारों से अटैच तो बेटा क्या नाम देंगे? एडिशन का नाम देंगे। तो बेटा कोहेजन और एडिशन के कारण आपने कहना है कि जो वाटर होता है प्लांट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपसे अगर वो पूछ लेगा प्लांट के अंदर पानी जो है वो रूट से शूट की तरफ किस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर मूव करके जाता है? आपने कहना है कि पानी के अंदर एक और यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको क्या नाम देंगे? कोहेजन और एडिशन। कोहेजन और एडिशन के कारण जो पानी होता है बेटा ये ऊपर की जानिब मूव करके जाता है। इसके अलावा बेटा वाटर की और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वो फिजिक्स के अंदर चली जाती हैं जैसे कि सरफेस टेंशन वगैरह एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है जो बायो से मेडिकल से रेलिवेंट है वो यहीं पे कंक्लूड होता है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अभी पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड टॉपिक फॉर डिस्कशन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उसमें से एक सब हेडिंग हम आज पढ़ेंगे जिसको हम नाम कर दिया है हीट कैपेसिटी। सो बेटा हीट कैपेसिटी को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखिए बेटा सबसे पहली बात यहाँ पे आप कंसीडर करें कि ये है मेरे पास एक बीकर,
ठीक है जी। अब इस बीकर के अंदर मैंने ले लिया है 1 ग्राम वाटर। कितना ले लिया है? 1 ग्राम वाटर मैंने ले लिया है। अब मान लें कि इस 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है अब वो है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है बेटा? 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस 1 ग्राम जो पानी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं इंक्रीज करके 21 डिग्री सेल्सियस करना चाहूं तो आपको पता है कि मुझे इसको क्या देना पड़ेगी? नीचे से हीट। हीट के बगैर तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो बेटा आपने क्या कहना है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? आपने कहना है वो टेम्परेचर, वो हीट जो के चाहिए, वो हीट जो के चाहिए। किस लिए चाहिए आपको? जो बेटा आपको चाहिए 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके कहां तक लेके जाने के लिए? 21 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए उसको हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर या हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। इज इट क्लियर? दोबारा से सुनिए। अब जरूरी नहीं है टेम्परेचर 20 डिग्री हो सकता है उस पानी का टेम्परेचर जो है बेटा वो 50 डिग्री हो, तो हमें 50 डिग्री से किस डिग्री पे लेके जाना है? 51 डिग्री के ऊपर। ठीक है, 1 डिग्री हमें सिर्फ बढ़ाना है। समझ में आ गई बात? दोबारा से उर्दू में सुने, इंग्लिश में डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो कम से कम हीट जो हमें चाहिए, यानी कि वो मिनिमम हीट जो हमें चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है किस चीज को करने के लिए? टेम्परेचर को रेज करने के लिए। किसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए? 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को कितने डिग्री रेज करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए, जो हीट हमें चाहिए, उसको क्या नाम देंगे? हीट कैपेसिटी। तो बेटा मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? मैं इसको हरिया मैं क्या कहूंगा बेटा? इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट that is required, जो कि किस लिए जरूरी है? टू रेज टेम्परेचर या टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम आपने लिख देना बेटा 20 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस, या फिर सिंपल कहना है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो चाहिए उसको हम क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। इज इट क्लियर? अब ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पेपर में एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम जरा इसको अप टू डेट या मॉडरेट करेंगे। अब उसको जरा समझिएगा, देखिए जरा गौर से, देखिए बेटा गौर से, हरी अब छोड़ दें अभी। 1 ग्राम जो है हमारे पास, अगर हम इसे 1 ग्राम को बेटा 1 कैलोरी हीट देते हैं, यानी कि एनर्जी कितनी देते हैं? 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी जब आप एनर्जी देंगे तो 1 कैलोरी एनर्जी देने से बेटा कितना टेम्परेचर इसका बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर बेटा 1 ग्राम की जगह मेरे पास अगर 1000 ग्राम होंगे तो 1000 ग्राम का 1 डिग्री दर्जा हरारत इंक्रीज करने के लिए मेरे को कितना टेम्परेचर चाहिए? मेरे को कितनी हीट देना पड़ेगी? 1000 कैलोरीज। कितनी देना पड़ेगी? 1000 कैलोरीज। फिर इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर बेटा हम क्या कहेंगे? 1 केल्विन। क्या नाम दे देंगे? 1 केल्विन, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास बेटा 1 किलोग्राम पानी है तो उस 1 किलोग्राम पानी को कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 1 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब देखिए बेटा, अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, मैं एमसीक्यूज में आपसे पूछता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, और मुझे कितना इंक्रीज करना है? 5 डिग्री सेल्सियस। बताइए मुझे हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? बताइए कितनी रिक्वायर्ड होगी? 5। कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो आपने चुपचाप कहना आप देना 5 क्या कैलोरीज की किलो कैलोरीज? कैलोरीज कितनी होगी? 5 कैलोरीज। क्योंकि आपने समझ आना है कि देखिए जब 1 ग्राम को 1 कैलोरी दे रहे हैं तो 1 डिग्री बढ़ रहा है, 1 ग्राम को 2 कैलोरीज देंगे तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मेरे पास बेटा 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, इस 2 ग्राम को मैं 2 कैलोरीज हीट दे रहा हूँ, तो बेटा मुझे बताएं टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ेगा? कितना डिग्री बढ़ेगा? नहीं
2 भी नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ेगा। अब गौर से देखिए, देखें 2 ग्राम में 2 कैलोरीज हैं, तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम के लिए 1, सिंपल। तो कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इज इट क्लियर ना? तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे बढ़ेगा कैसे कम होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कह देता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास है जी 4 ग्राम मेरे पास है जी वाटर, 4 ग्राम मेरे पास है वाटर। इस 4 ग्राम वाटर का टेम्परेचर जो है वो मुझे इंक्रीज करना है 2 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए मेरे को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? अरे अब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 4 कैलोरीज। कितनी होगी? 4 कैलोरीज। आर यू ओके? आर यू राइट? नहीं, गलत है यहाँ। फिर 1 डिग्री बढ़ेगा। अगर हमें 2 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी देना पड़ेगी? 8 कैलोरी देना पड़ेगी ना। 4 दोगे तो 1 बढ़ेगा। अगर 2 डिग्री बढ़ाना है तो 8 दीजिए उसको। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया हमने? ये डेफिनेशन में से, डेफिनेशन में से उठा लिया। अब डेफिनेशन में तो हमें यही कह रहे थे कि 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए जितना हमें हीट देना पड़ेगी वो उसकी हीट कैपेसिटी है। तो ये देखें 1 डिग्री हमने बढ़ाने के लिए जितनी उसको हीट दी वो उसकी हीट कैपेसिटी है। इज इट क्लियर? अब इसी तरह से एक और चीज याद रखेंगे, अगर बेटा मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 1 कैलोरी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल, इसके इक्वल रहता है। अगर बेटा वो आपको कहे कि जो देखिए वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि हमारे पास है 2 ग्राम, हमारे पास कितना है 2 ग्राम, और 2 ग्राम को बेटा मैं हीट कितनी दे रहा हूँ? मैं 1 कैलोरी दे रहा हूँ। कितनी दे रहा हूँ? 1 कैलोरी। तो बताइए मेरे को टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? हरियो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, हाफ। ये हाफ इंक्रीज होगा, 1 भी नहीं होगा। देखिए गौर से, 1 ग्राम को अगर मैं 1 कैलोरी देता हूं तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 1। अब 2 ग्राम को 1 कैलोरी दूंगा तो क्या 1 बढ़ेगा? हाफ बढ़ेगा। समझा की बात? लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे जाउल के अंदर कैलकुलेट करके दीजिए, फिर आपने सोचना है कि भाई ये तो हाफ बड़ा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है उसको मुझे जाउल में बताइए। आपने क्या करना है? सिंपल, आपने कहना है कि 1 कैलोरी लग रही है ना। देखिए हाफ को बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी लग रही है? तो 1 कैलोरी किसके इक्वल है? इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास है पानी मेरे पास है 3 ग्राम, और मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा 16.72 जाउल। तो मुझे बताइए इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? चलिए और सिंपल करता हूँ, मेरे पास 2 ग्राम क्या है? वाटर है। 2 ग्राम वाटर को मैं इतनी हीट दूंगा, जाउल के अंदर बता दी है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो मुझे बताइए कि टेम्परेचर कितना बढ़ने वाला है। पहली बात ये है कि 16.72 जो जाउल है ये कितने कैलोरी के इक्वल है, इसको निकालिए। हमें पता है ना 1 कैलोरी कितने जाउल के इक्वल है ना। अगर 2 कैलोरीज होंगे तो कितने जाउल के इक्वल होंगे? 2 कैलोरीज इक्वल टू, इसको जमा कर दो 8.36। अब 2 कैलोरी की ये वैल्यू है, 4 कैलोरी की कितनी वैल्यू आएगी? 8816.72, यानी कि कितने कैलोरीज टेम्परेचर देना पड़ेगा? 4 कैलोरी। अब देखें, जब मैं 2 ग्राम पानी को 4 कैलोरी टेम्परेचर दूंगा तो मेरे को बताइए कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आपने दोबारा सोचना है, 2 ग्राम को अगर 2 कैलोरी देंगे तो 1 बढ़ेगा, 2 ग्राम को 4 कैलोरी देंगे तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो देखिए जरा किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन क्लियर कर सकते हैं, सेम एज इसी मेथड के जरिए। अब हम देखते हैं ये हमारे लिए हीट कैपेसिटी जो है ये जरूरी क्यों है। अब देखिए हीट कैपेसिटी की वजह क्या होती है बेटा। अगर हीट कैपेसिटी की आपको वजह तलाश करनी है ना तो आपने कहना है कि हीट कैपेसिटी की जो बुनियादी वजह होती है वो क्या होती है? वो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल मैं आपको स्टेट्स बता रहा था कल के लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि 3 बुनियादी स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन तीनों स्टेट में बुनियादी डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था?
मैंने कहा था कि सॉलिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या रहती है, मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम किस में बेटा रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सबसे मिनिमम किस में रहती है, गैसेस के अंदर सबसे कम रहती है, गैसेस के अंदर सबसे कम रहती है। यहाँ तक बात समझ आई? तो मैक्सिमम है बेटा सॉलिड के अंदर, मिनिमम कहाँ पर है, गैसेस के अंदर। तो बेटा अब यहाँ पर एक और अंडरस्टैंड करिए, देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को जो स्टेबलाइज करने का काम है ना, मेंटेन करने का काम है, वो इसी वाटर का है। पता कैसे? देखिए मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में पानी नहीं होता, मैंने कल बताया था कि अगर मेरे पास सेम अमाउंट के अंदर वाटर है और मेरे पास सेम अमाउंट के अंदर क्या चीज मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है। सेम अमाउंट में वाटर है और सेम अमाउंट के अंदर क्या है बेटा, उसको करो अल्कोहल। और अगर इन दोनों को बेटा मैं सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, सेम हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, वाटर का या अल्कोहल का? अल्कोहल का। और वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं इसको हीट दूंगा तो वो हीट इस्तेमाल की जाएगी पहले किसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी जाएगी, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी ना होता, हमारे शरीर के अंदर पानी ना होता, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर यकदम से ऊपर जा सकता था, लेकिन अभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नहीं जा सकता। इसी वजह से बेटा जो वाटर है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होती है, आपने कहना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है वाटर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू? 1 होती है। ये जो 1 वाली मैंने वैल्यू आपको बताई है ना, ये आपको आएगा एनुअल एग्जाम के अंदर। एनुअल एग्जाम में 2 चीजें पूछेंगे। पहली चीज आपसे ये पूछेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। अगर वो आपसे डेफिनेशन भी पूछते हैं ना कि हीट कैपेसिटी क्या है, आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद तीसरी चीज आपने लिखनी है कि हीट कैपेसिटी जरूरी क्यों है हमारे लिए। ठीक है, 3 चीजें कवर करेंगे, ये एनुअल पर्सपेक्टिव के मुताबिक है। लेकिन अगर एमडीकैट की बात करें तो एमडीकैट पर्सपेक्टिव के मुताबिक ये वाली जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर कोट करके दी हैं, लिख के दी हैं आपको, ये वाली चीजें जो है ये आपके एमडीकैट सेक्शन के लिए है।